Hello students, so we are doing chapter 3, that is current electricity, and today we'll study these three topics. In the last lecture we did the Ohm's law to find the constant, that is resistance of that wire. Okay, so we'll study further about resistors. So basically we have two common commercial resistors. जो हमने resistance की बात करी थी, resistance किसका होता है? उस passive device का, उस device का नाम क्या होता है? resistor. तो हमारे पास बेसिकली दो तरह के रेजिस्टर होते हैं. फर्स्ट इज वायर बाउंड रेजिस्टर्स. सो व्हाट आर वायर बाउंड रेजिस्टर्स? दे आर मेड by winding the wires of alloy like magnenin, constantan or nichrome on an insulating base. So एक टाइप का रेजिस्टर होता है. रेजिस्टर जो हम पहले हमने पढ़ा ओम्स लॉ में रेजिस्टर के बारे में. सो कमर्शियली हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में दो टाइप के रेजिस्टर होते हैं. फर्स्ट इज वायर बाउंड रेजिस्टर, मतलब एक रेजिस्टर है जिसके ऊपर ये वायर जो है ये क्या है, वाउंड करी हुई है. ठीक है ना, वायर की वाइंडिंग है. सो दे आर मेड बाय वाइंडिंग द वायर्स ऑफ एलॉय. एलॉय का कोई भी एलॉय हो सकता है, वो मैग्नेनिन, कॉन्स्टेंटाइन या निक्रोम, उसका वाइंडिंग है. सो फर्स्ट इज वायर बाउंड रेजिस्टर्स, बट फॉर मेकिंग दिस हाई रेजिस्टेंस इनकन्वीनियंट लार्ज लेंथ इज रिक्वायर्ड. ये रेजिस्टर्स तो पॉसिबल हैं, बट जब हमें बहुत ज्यादा रेजिस्टर की वैल्यू चाहिए हो, मतलब इन किलो ओम, मेगा ओम, तो उसके लिए हमारे को बहुत लार्ज लेंथ रिक्वायर्ड होती है इन रजिस्टर्स की. और आजकल क्या है, आजकल नैनो डिवाइसेस का, मतलब नैनो डिवाइसेस के साथ हम काम कर रहे हैं. बेसिकली डिफरेंट, जैसे हम मोबाइल की बात करें, लैपटॉप की बात करें, उसमें बहुत छोटी छोटी चिप्स होती हैं. ठीक है, तो हमें छोटे से छोटे रजिस्टर चाहिए होते हैं, और लार्ज रजिस्टर वैल्यू के लिए ये बहुत बड़ा रजिस्टर बनाना पड़ता है. इसलिए वायर बाउंड रजिस्टर अब काम नहीं आते. सो नेक्स्ट रजिस्टर जो आजकल यूज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, दैट इज कार्बन रजिस्टर्स. सो दे आर मेड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ कार्बन ब्लैक, clay and resin binder which are pressed and then molded in a cylindrical rod by heating. The rods are then enclosed in a ceramic or plastic jacket. They are today widely used resistor in various electronic appliances. So here is the carbon resistor. So basically ये कार्बन ब्लैक, क्ले और रेजिन बाइंडर से बने होते हैं. ठीक है, उसको हम प्रेस करते हैं, मोल्डेड करते हैं और एक सिलेंडर की रोड में कन्वर्ट कर देते हैं. ये जो नीचे वाली दिख रही है आपको, फिर उसको एक प्लास्टिक की जैकेट में, ठीक है ना, प्लास्टिक की सिलेंड्रिकल जैकेट में या सिरेमिक कोटिंग से उसको कवर कर देते हैं, और उसके ऊपर हम ये कुछ कलर बैंड्स बनाते हैं. ये कलर बैंड्स क्या बताते हैं? ये कलर बैंड्स उस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू बताते हैं. ठीक है, उस रेजिस्टर की कितनी रेजिस्टेंस वैल्यू है वो बताते हैं. तो वही हमें इसमें सीखना है. नोबडी विल आस्क यू डायरेक्ट व्हाट इज वायर बाउंड रेजिस्टर, व्हाट इज कार्बन रेजिस्टर. बट जो हमें कार्बन रेजिस्टर है, कार्बन रेजिस्टर में उसकी रेजिस्टेंस जानने के लिए हम कुछ सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर्स. ठीक है, सो दो तरह के सिस्टम से हम किसी भी कार्बन रेजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है, हमारे पास दो सिस्टम है. तो पहला सिस्टम क्या है? अ कलर कोड इज यूज्ड टू इंडिकेट द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ कार्बन रेजिस्टर एंड इट्स परसेंटेज एक्यूरेसी. जैसे मैंने आपको बताया कि जो कलर बैंड्स हैं जो अभी हमने देखे कार्बन रेजिस्टर में, वो क्या बताते हैं? उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू बताते हैं. ठीक, सो दैट इज यूनिवर्सल कलर कोड. ये यूनिवर्सल है ऑल ओवर द वर्ल्ड. That is same. The universal color code is shown in the table below and the rules to find. So there are basically certain rules to find out the resistance using this color bands. So basically this is कार्बन रजिस्टर. ये कार्बन रजिस्टर है जिसमें ये चार बैंड्स होते हैं. ठीक है, तो ये चार बैंड्स कलर होंगे, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होंगे. तो ये चार बैंड्स की हेल्प से हम इस कार्बन रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू बता सकते हैं ओम में, कि कितने ओम का रेजिस्टेंस है. ठीक, तो ये हमारे पास एक टेबल होता है जिसमें हमारे को कलर लिखा हुआ, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर लिखा हुआ है आगे. ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है. और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यह है गोल्ड, सिल्वर, नो कलर. ये इसकी टॉलरेंस वैल्यू, ये मतलब परसेंटेज एक्यूरेसी बताता है कि ये कितना ऊपर नीचे उस वैल्यू के टॉलरेट कर सकता है. क्लियर? सो देयर आर सम रूल्स. द फर्स्ट रूल इज द फर्स्ट टू रिंग्स फ्रॉम द एंड give the first two significant figures of resistance in ohm. तो पहली जो दो कलर्स हैं बैंड के लेफ्ट साइड से, पहले जो दो कलर हैं वो क्या बताते हैं? लेफ्ट साइड से. क्लियर? ये रजिस्टर है लेफ्ट साइड से, ये रेड कलर है और ये वॉयलेट कलर है. फर्स्ट टू बैंड्स क्या बताते हैं? दो सिग्निफिकेंट फिगर बताते हैं. जो थर्ड बैंड है वो क्या बताता है? वो डेसिमल मल्टीप्लायर बताता है, मतलब 10 रेज टू पावर जितना होगा वो ये थर्ड बैंड में होगा.
और फोर्थ बैंड क्या बताता है, द लास्ट रिंग इंडिकेट्स द टॉलरेंस और पॉसिबल वेरिएशन इन परसेंटेज ऑफ इंडिकेटेड वैल्यू। तो जो ये लास्ट बैंड है ये क्या बताता है, टॉलरेंस, मतलब इन तीनों कलर का लास्ट बैंड होगा, या गोल्डन कलर होगा, या सिल्वर कलर होगा, या कोई कलर ही नहीं होगा। ठीक है, कोई कलर मतलब ट्रांसपेरेंट ग्रे सा कलर होगा। क्लियर, ग्रे भी नहीं होगा, व्हाइट कलर होगा। बेसिकली ग्रे कलर तो इसी टेबल में आता है, ये 8 नंबर पे व्हाइट कलर होगा। ठीक है, या 3 ही बैंड होंगे। ठीक है, बेसिकली क्या होगा, कलर में 3 ही बैंड होंगे, फोर्थ में कलर ही नहीं होगा, तो उसमें टॉलरेंस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20%। सो इस कॉम्बिनेशन के अगर मतलब 4 बैंड हैं, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड बैंड क्या बताएगा, फर्स्ट 2 वैल्यूज ऑफ दिस रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय डेसिमल मल्टीप्लायर, मतलब मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ जो भी वैल्यू है वो क्या बताएगा, थर्ड बैंड का कलर। मतलब थर्ड बैंड के कलर से हम ये Z वाली वैल्यू लिखेंगे, X की वैल्यू फर्स्ट बैंड, Y की वैल्यू सेकेंड बैंड, Z की वैल्यू थर्ड बैंड से, और प्लस माइनस दिस परसेंटेज, प्लस माइनस वो कितना पॉसिबल उसमें वेरिएशन हो सकता है रेजिस्टेंस में। ठीक है, जैसे 5 ओम रेजिस्टेंस है, प्लस माइनस 10%, मतलब 10%, 5 ओम का 10% प्लस माइनस उसमें वेरिएशन हो सकता है उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू में। ठीक है, प्लस माइनस दिस परसेंट, ये परसेंटेज कौन बताएगा, ये फोर्थ बैंड टॉलरेंस वैल्यू। ठीक है, बहुत इजी है। अब देखिए आप इसी का रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो इस जो कार्बन रेजिस्टर है इसमें रेजिस्टेंस कितना होगा, ये जो रेड कलर है, रेड कलर ये कौन से नंबर पे, रेड कलर है 2 नंबर पे। ठीक है, तो 2 आ जाएगा सबसे पहले, एक्स की जगह 2, वाई की जगह क्या है, वायलेट, वायलेट कलर है, वायलेट कलर इज 7 नंबर, सो 27 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ ग्रीन कलर, ग्रीन इज ऑन 5, सो 27 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ 5 ओम, प्लस माइनस कितना परसेंट, गोल्डन कलर है, प्लस माइनस 5%। तो ऐसे हम इसका रेजिस्टेंस वैल्यू लिखते हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चंस भी कराता हूं। ये कलर याद रखने के लिए कि ब्लैक 0 पे है, ब्राउन 1 पे है, इसके कोरस्पॉन्डिंग देखो ये लिख रखा है ब्लैक B, ब्राउन के लिए भी B, पर याद रखना है पहले ब्लैक आता है फिर ब्राउन आता है। ठीक है, ऐसे ही 2 कलर हो रहे हैं, जी 2 बार है, ग्रीन और ग्रे, पहले ग्रीन कलर आता है फिर ग्रे कलर आता है, इतना आपको याद रखना है। और ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 to 9, तो इसको याद करने का क्या तरीका है, BB रॉय, BB रॉय ऑफ कोई कुछ भी इसमें नंबर नहीं है ऑफ में, ग्रेट ब्रिटेन GB हैज कोई मतलब नहीं है, वेरी गुड वाइफ, वियरिंग कुछ मतलब नहीं है, गोल्ड सिल्वर नेकलेस नो कलर। क्लियर, सो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो B का मतलब 0, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। ठीक है, फिर ग्रीन के बाद ब्लू, हैज में कुछ नहीं है, फिर V से क्या होगा, वॉयलेट, इस G से क्या होगा, देखो इस G से ग्रीन है, इस G से क्या होगा, ग्रे, W क्या है, व्हाइट। ठीक है, व्हाइट भी यहाँ है जो मैं यहाँ, और उसके बाद वियरिंग गोल्ड, इसमें G में क्या है, गोल्ड, तो गोल्डन कलर ही होगा, सिल्वर कलर होगा, थर्ड में क्या होगा, नो कलर, मतलब ये बैंड ही नहीं होगा, यहाँ पर 3 ही बैंड होंगे थर्ड। जब नो कलर हुआ, सपोज 3 बैंड है, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस माइनस 20%, टॉलरेंस वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20%। तो एक तरह की कोडिंग है, एक तरह का सिस्टम है जिससे हम रेजिस्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, रेजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू, कितने ओम वैल्यू का रेजिस्टर है। ठीक है, तो देख चलो 1 by 1 हम क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारे पास रेजिस्टर है, इसका बताओ कितना ओम होगा। ठीक है ना, इसका रेजिस्टेंस वैल्यू कितना होगा। तो फर्स्ट येलो बैंड है, येलो इस टेबल में क्या होता है, 4। आपको क्या याद रखना है, ये टेबल याद नहीं रखना, आपको याद रखना है BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, और B ब्लैक वाला कहां से स्टार्ट कर देना, 0 से। क्लियर, सो फर्स्ट इज येलो इज 4, वॉयलेट इज 7, तो 47 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴, थर्ड वाले बैंड में क्या होता है, 10⁻⁴, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴, ऑरेंज क्या है, 3, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴, सो 47 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴, प्लस माइनस टॉलरेंस वैल्यू क्या है, गोल्डन बैंड है, तो गोल्ड का क्या है, 5%, सो क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, 47 मल्टीप्लाई बाय 3 ओम प्लस माइनस 5%। सो एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि आपको या तो ये रेजिस्टर दिया होगा, इसमें कलर्स दिए होंगे, तो आपको इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू बतानी होगी। ठीक है, या फिर ये वैल्यू दी होगी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कलर्स बताने होंगे, तो आपको बस वही याद रखना है, ये BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस इज नो कलर। ओके, सो नेक्स्ट इज
बेसिकली देखो ये ऐसा दिखता है रजिस्टर, लैब्स में भी रहता है ऐसे रजिस्टर, ठीक है। इसमें फर्स्ट बैंड क्या है, ग्रीन, ग्रीन इज, अपनी कॉपी पे साथ साथ करो, फर्स्ट बैंड इज ग्रीन, ग्रीन इज 5, ब्लू इज, सेकेंड इज ब्लू, ब्लू इज 6, so 56 multiply by 10 raised to power, third band is orange 3, 56 multiply by 10 raised to power 3 and 4 is golden plus minus 5%, so 56 multiply by 10 raised to power 3 plus minus 5%. नेक्स्ट इज ये देखिए यहाँ 3 बैंड है, फोर्थ नहीं है, तो एक चीज पता लगी, फोर्थ क्या है, नो कलर, तो प्लस माइनस 20% तो होगा हमारे पास। तो पहले 3 कलर के उसमें हम निकाल लेते हैं, पहले 3 कलर क्या, फर्स्ट इज वॉयलेट, second is black, third is red, so violet is 7, black is 0, black 0 है, ये BB में कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज ब्लैक, सेकंड इज ब्राउन, 0 और 1, तो ब्लैक कलर के लिए 0 आएगा, ब्राउन के लिए 1, ऐसे ही ग्रीन और ग्रे, पहले ग्रीन आता है, ग्रीन 5 नंबर पे आता है और ग्रे 8 नंबर पे आता है। ये नंबर से याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यही याद रखना है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, क्लियर। तो थर्ड इज दिस। तो ऐसे हम कलर कोडिंग से रेजिस्टर्स की वैल्यू बता सकते हैं। सो ऐसे ही एक और सिस्टम है जो कि जनरली नहीं पूछा जाता है एग्जाम्स में, बट आपको नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, सेकंड सिस्टम। तो इसमें क्या है, इसमें ऐसे कलर होते हैं, ये वाला बॉडी का कलर होता है, ये डॉट का कलर होता है, ये एंड्स का कलर होता है, और यहाँ एक रिंग होती है, रिंग का कलर होता है। तो इसमें भी ऐसे है, द कलर ऑफ द बॉडी गिव्स द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, द कलर ऑफ एंड्स गिव द सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, द कलर ऑफ डॉट गिव द डेसिमल मल्टीप्लायर एंड द कलर ऑफ रिंग गिव्स द टॉलरेंस, क्लियर। तो क्या है, सब कलर ऑफ बॉडी गिव द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, तो येलो कलर किस पे आता है, 4 नंबर पे आता है। 4 नंबर पे कैसे आता है, यहाँ अभी हमने देखा येलो 4 नंबर पे, टेबल यही यूज होगा, ठीक है, टेबल यही यूज होगा। तो येलो 4, उसके बाद द कलर ऑफ एंड्स गिव्स द सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, एंड का कलर क्या, वॉयलेट, वॉयलेट 7 नंबर पे है, तो 47 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर में क्या आएगा, डेसिमल मल्टीप्लायर कौन बताएगा, डॉट वाला कलर, ठीक है, ये जो डॉट वाला कलर है ये क्या बताएगा, डेसिमल मल्टीप्लायर। सो 10 रेज टू पावर 3 ओम, प्लस माइनस ये जो रिंग है ये सिल्वर कलर की रिंग है, तो ये टॉलरेंस लेवल बताएगी, प्लस माइनस 10%। देखो 47 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 3 को हम 47 किलो ओम भी लिख सकते हैं, 47 किलो ओम प्लस माइनस 10%, क्लियर। 10 रेज टू पावर 3 क्या होता है, किलो होता है ना, 10 रेज टू पावर 3 ओम, तो 10 रेज टू पावर 3 ओम क्या होगा, 1 किलो ओम, तो 47 किलो ओम प्लस माइनस 10%। तो ये भी एक तरह का सिस्टम है जो कि हमारे को रेजिस्टेंस की वैल्यू बताता है, बट जनरली आपसे वो फर्स्ट सिस्टम के बारे में पूछा जाता है, बैंड्स के बारे में। सो ऐसे ही देखो ये एक रजिस्टर है, इसमें बॉडी का कलर क्या है, रेड है, डॉट का कलर क्या है, येलो है, एंड का कलर क्या है, ग्रीन है। सो और फोर्थ वाला ये रिंग है ही नहीं, तो कितना हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 4 ओम प्लस माइनस 20%। ये 20% क्यों आया, क्योंकि फोर्थ वाला टॉलरेंस वैल्यू क्या होता है, ये रिंग बताता है, और ये रिंग तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ तो 3 कलर हैं, रेड के लिए 2, येलो, उसके बाद एंड वाला, पहले बॉडी आता है फिर एंड आता है, ठीक है ना, पहले बॉडी फिर एंड, एंड वाला कलर क्या है, ग्रीन, ग्रीन के लिए 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर में डॉट वाला कलर आता है, 10 रेज टू पावर में डॉट क्या होगा, 10 रेज टू पावर 4 ओम प्लस माइनस रिंग है नहीं तो 20%। सो बेसिकली ये क्या है, हमने 2 सिस्टम पढ़े, ठीक है, कलर कोडिंग के 2 सिस्टम पढ़े। वो 2 सिस्टम से हमें क्या पता चलता है, रेजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू पता चलती है, ठीक है ना, उसके कुछ रूल्स हैं, 4 बैंड कलर बैंड है, उसके रूल्स हैं x इंटू वाई, x इंटू वाई इंटू 10 रेज टू पावर z प्लस माइनस परसेंटेज, ठीक है, जो फोर्थ बैंड आएगा परसेंटेज बताएगा। ऐसे ही ये वाला कलर है, ये वाला सिस्टम है जिसमें बॉडी कलर, एंड कलर, डॉट कलर, देन रिंग, क्लियर। बेसिकली जो फर्स्ट सिस्टम कराया मैंने कलर बैंड्स वाला, वही जनरली आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। सो दिस इज द कलर कोडिंग फॉर कार्बन रेजिस्टर। रेजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू निकालने के लिए रूल्स पढ़े हमने कि क्या रूल्स होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, इसको अच्छे से करना। क्वेश्चंस जो मैंने 3 क्वेश्चन अभी आपको कराए हैं उसको खुद से करके देखना, तो आपको याद हो जाएगा। और याद क्या रखना है, दोबारा लास्ट टाइम बोल रहा हूं मैं, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, क्लियर। So next topic is drift velocity and relaxation time. So let's study this. So basically एक कंडक्टर होता है, जो कंडक्टर में क्या होता है, हमारे पास कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, कितने, अराउंड 10 raised to 28 पर क्यूबिक सेंटीमीटर। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड कंडक्टर।
तो जब हमें उस कंडक्टर में सपोज एक वायर है, उसमें भी कुछ एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं लगाई, मतलब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की हमारे बाहर से, तो क्या होगा, वो थर्मल एनर्जी की वजह से, थर्मल एनर्जी मींस जो रूम टेम्परेचर पे जो हीट एनर्जी होगी, थर्मल एनर्जी की वजह से वो मोशन में करेंगे, ठीक है, हैपहैजर्डली रैंडम मोशन में मूव करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, जो सपोज 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल सपोज, ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स सपोज अगर एक साइड मूव कर रहे हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट साइड मूव कर रहे होंगे, रैंडमली मूव कर रहे होंगे, ठीक है, मतलब उनकी जो एवरेज डायरेक्शन होगी दोनों की वो कैंसिल आउट करेगी, मतलब अगर हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दूसरे डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे रैंडमली in the absence of electric field. So in the absence of electric field, they move in a continuous random motion in all directions, and on an average the number of electron moving in one direction is equal to the number of electrons moving in opposite direction in a conductor in the absence of electric field. So if u1 plus u2 plus u3 up to un are the random velocities of n electrons, suppose मेरे पास n number of electrons हैं और हर इलेक्ट्रॉन की कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, इसकी u1 सपोज, इसकी u2 u3 u4 u5, ठीक है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, देन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, सबको ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय n, तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास जो आई इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या आई, जीरो आई। जीरो क्यों आई, क्योंकि वो रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं, तो एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वो इक्वल हैं जो इलेक्ट्रॉन्स दूसरे डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या आई, जीरो आई। ध्यान देना बेटा, यहाँ ये मैंने बोल्ड लेटर्स में यू लिखा है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर, तो आपको कॉपी में लिखना है तो उसके ऊपर वेक्टर का साइन बना रहा है। Thus there is no net flow of charge in any direction, तो किसी भी डायरेक्शन में कोई नेट फ्लो नहीं होगा चार्ज का, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं। बट अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, अगर मैं यहाँ पर बैटरी लगा दूं, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, सो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से क्या होगा, अब आप सबको अच्छे से क्लियर होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी, ठीक है, किस डायरेक्शन में लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, कितना फोर्स लगेगा, हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में F इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक है, और यहाँ चार्ज क्या है, Q इज इक्वल टू माइनस ई है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, सो कितना फोर्स लगेगा, माइनस ई इंटू ई, वेयर ई इज द चार्ज एंड कैपिटल ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अंडरगो एक्सीलरेशन। अब इस पे कुछ फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगेगा, तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेट करने की कोशिश करेगा। सो उसका कितना एक्सीलरेशन होगा, हमने ये भी पढ़ा है, एक्सीलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, पढ़ा होगा ना आपने, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, क्लास 9th में भी पढ़ा है, क्लास 11th में भी पढ़ा है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। सो एक्सीलरेशन क्या है, फोर्स अपॉन मास, एंड व्हाट इज फोर्स, माइनस ई, जो यहाँ पर हमने बताया कि कितना फोर्स लगेगा, माइनस ई डिवाइड बाय एम, वेयर एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड की उसमें क्या होगा, वो एक्सीलरेट करेगा एकदम से इधर, बट एक्सीलरेट करने में क्या होगा, नाउ एज द इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट, जैसे ही वो एक्सीलरेट करेगा, दे कोलाइड विद द पॉजिटिव आयंस एंड अदर इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर पॉजिटिव आयंस भी हैं और भी इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो उसके साथ क्या करेगा, वो टकराएगा। सो बेसिकली इन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, मतलब एक कोलिजन, एक पहले एक्सीलरेट करने लगा, एक से टकराया फिर दूसरे से टकराया, जब, ठीक है ना, एक से टकराया फिर दूसरे से, तो वो होता है एक सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है, दो collisions के बीच में। So basically in two successive collision, the electron first gain the velocity in addition to its random velocity in opposite direction to the electric field, and then after a short time the velocity gained is lost in next collision, and after each collision the electron starts afresh with random thermal velocity. So basically क्या है, simple language में, इलेक्ट्रॉन जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करने की कोशिश किया, ठीक है, इन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, पर क्या होगा, जैसे ही वो मूव करेगा, एक्सीलरेट करेगा, एकदम से वो टकरा जाएगा या तो किसी इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 10⁻28 पर मीटर क्यूब इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, या तो वो किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएगा या जो पॉजिटिव आयंस होंगे उनसे टकरा जाएगा, ठीक है, तो टकराएगा, तो जितनी उसने एक्सीलरेशन गेन करी थी, जितनी वेलोसिटी गेन करी थी, जैसे ही वो टकराएगा वो वेलोसिटी लूज हो जाएगी, तो उसको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा उसी अपनी इनिशियल थर्मल वेलोसिटी से, ठीक है, फिर एक्सीलरेट करना चाहेगा, फिर टकरा जाएगा, यही लिखा है इसमें। सो ये देखिए, जब हम इसने क्या किया, जब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये क्या करेंगे, माइनस ई माइनस स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, ठीक है ना, मतलब कुछ फोर्स लगेगा इस पे ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी डायरेक्शन में क्या होगा, ये इधर मूव करना चाहेगा।
So if an electron having random thermal velocity u1 accelerate for a time t1 before it suffers next collision, then it will attain a velocity v is equal to u plus at. So basically क्या है, सपोज एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, अगर एक इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी u1 है और उसने कुछ एक्सेलरेशन किया, ए एक्सेलरेशन है उसकी a, ठीक है, और t1 टाइम के लिए किया, जबकि वो दूसरे इलेक्ट्रॉन पे टकरा ना जाए उतने टाइम के लिए उसकी जो वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की वो कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी. सो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि हम एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो v1 इज इक्वल टू u1 t1. ऐसे ही बाकी इलेक्ट्रॉन्स की होगी, जो सेकंड इलेक्ट्रॉन होगी उसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है, जस्ट टकराने से पहले v2 इज इक्वल टू u प्लस 82. ऐसे ही थर्ड इलेक्ट्रॉन की होगी, ऐसे ही nth इलेक्ट्रॉन की होगी, ठीक. सो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स. सो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले हमने बोला था कि एवरेज वेलोसिटी 0 है ड्यू टू थर्मल रैंडम मोशन. जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो उसके बाद सपोज vd हमारे पास कुछ एवरेज वेलोसिटी है, वेयर d इज फॉर ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट के लिए हमने d वर्ड यूज किया है. सो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, ये सारी जितनी भी वेलोसिटी आएंगी v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 अप टू vn डिवाइडेड बाय n, ये क्या होगी हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होगी. कब, आफ्टर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इन सब की वैल्यूज मैं यहां पर पुट करूंगा. v1 की जगह u प्लस 80 लिख दिया, v2 की जगह u प्लस 82 लिख दिया, ठीक है. इन सब की वैल्यू पुट करेंगे और इनको सेपरेट करेंगे. सो ये u वाले टर्म सेपरेट कर दी, प्लस a इंटू टी वाले टर्म सेपरेट कर दी. तो ये क्या है, ये तो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी है, इसकी वैल्यू तो हमने निकाली, कितनी आई थी 0, और ये a, और ये क्या है t1 प्लस t2 अप टू tn डिवाइडेड बाय n. दिस इज द एवरेज टाइम, टोटल नंबर ऑफ टाइम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द एवरेज टाइम. So Vd equal to 0 plus a into tau. So T1 plus T2 plus Tn up to n, इसको क्या बोलते हैं हम, tau. This is not t, this is tau, ठीक है, tau एक ग्रीक वर्ड है ये tau. ये यूज होता है एवरेज टाइम के लिए, जिसको हम रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है. एवरेज टाइम जो किसी दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में लगा उसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम. So the average time which elapsed between the two successive collisions is called relaxation time. और relaxation time को किससे डिनोट किया, इस tau से. तो हमारे पास बेसिकली क्या आ गया, vd इक्वल टू एक्सीलरेशन इनटू रिलैक्सेशन टाइम. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन इनटू रिलैक्सेशन टाइम. रिलैक्सेशन टाइम इज tau. So we know the velocity gained by electron during this time is, अब हमने एक्सीलरेशन उससे पहले निकाला था, कितना था, फोर्स अपॉन मास इनटू टाउ. तो यहाँ एक्सीलरेशन की वैल्यू पुट कर दी, और हमारे पास vd दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कि कितनी वेलोसिटी से वो ड्रिफ्ट किया इस डायरेक्शन में ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी वेलोसिटी से किया, vd दैट इज इक्वल टू माइनस ई टाउ बाय m, वेयर टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम एंड vd इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. So this vd is called drift velocity. So what is drift velocity? It may be defined as the average velocity gained by free electrons of conductor in opposite direction of external applied electric field. So average velocity जो free electrons gain करेंगे opposite to electric field उसको बोलेंगे drift velocity. और it can be defined as the velocity with which the free electrons get drifted towards the positive terminal under the effect of applied electric field. That is drift velocity. जहां हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में टकरा के इधर उधर टकरा के बेसिकली क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में तो इसी में जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट, बट वो क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, कभी इससे टकराए, फिर दूसरे से टकराए, फिर तीसरे से टकराए, बट ऑन एन एवरेज वो क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से ड्रिफ्ट कर रहे हैं. मैंने बोला कांस्टेंट वेलोसिटी, बट अभी तो हमने बात करी कि ये एक्सीलरेट होते हैं, ठीक है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे हो सकती है. सो although the electric field accelerates the electron, still it does not produce any acceleration, ठीक है. why? जब हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सीलरेट होते हैं, बट ऑन एन एवरेज एक्सीलरेशन नहीं होता. क्यों नहीं होता, अभी मैंने आपको बताया, जब इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक्सीलरेट होना चाहा वो उससे टकरा गया, या तो पॉजिटिव आइन से या दूसरे इलेक्ट्रॉन से, तो जितनी वेलोसिटी उसको गेन हुई थी, जितना एक्सीलरेशन गेन हुआ था, वो तो सारा लॉस्ट हो गया नेक्स्ट कोलिजन में, ठीक है. फिर उसके बाद जैसे उसने दोबारा स्टार्ट किया एक्सीलरेट होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर किसी से टकरा गया, फिर उसने लॉस्ट कर दी. सो ऑन एन एवरेज वो क्या हुआ, वो इधर तो जाता रहा, बट एक एवरेज वेलोसिटी से, जैसे ही उसने वेलोसिटी गेन करा था साथ साथ वो लॉस्ट हो रही थी, तो एक एवरेज वेलोसिटी से वो अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट करता रहा, ठीक है. सो दिस इज बिकॉज द इलेक्ट्रॉन कीप ऑन कोलाइडिंग विद द पॉजिटिव आयंस
The velocity gained by electron is lost in next collision. As a result, it acquires a constant average velocity Vd, that is drift velocity, in the opposite to E. So moreover, as the average time between two successive collision is same, an electron slowly and steadily drift in opposite direction to electric field. So हालांकि average collision time same है, average time है relaxation time, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है. सो ये क्या होगी, ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. ये जो v और e है ना बेटा, ये v और e, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है दोनों, वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड. इसलिए माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में धीरे धीरे टकरा के ड्रिफ्ट करके इधर ही जा रहा है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. So drift velocity is basically a constant velocity और जिसकी ये वैल्यू होती है माइनस ई टाउ बाय एम. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. क्लियर. सो नेक्स्ट इज वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. बहुत बार सीबीएसई एग्जाम्स में इससे पूछा जा सका है, बहुत इजी डेरिवेशन है. तो इसको करते हैं. यही हमारे पास सपोज एक कंडक्टर है, बैटरी से जुड़ा है, ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ इधर अट्रैक्ट होंगे. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहां से जाएंगे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर. ये जो करंट मूव कर रहा है इसको क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट. जहां इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट. इसके बारे में हम बात कर चुके हैं. ये जो कंडक्टर है इसकी लेंथ है L. So suppose a potential difference V is applied across the conductor of length L and area of cross section A. Then the electric field is given by, इसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पोटेंशियल क्या है V डिवाइड बाय L. ये इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं हम. सो अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी ये इलेक्शंस लिखा है मैंने, इलेक्ट्रॉन्स है. अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स बिगिन टू ड्रिफ्ट विद Vd. सो इलेक्ट्रॉन में क्या आ जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर कर लेंगे. सो लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज स्मॉल n. सो नंबर डेंसिटी, सपोज इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ क्या है, स्मॉल n. नंबर डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज E. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लेंथ L. इस पूरी लेंथ में अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूं तो कितना होगा, नंबर डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा. ठीक है, नंबर डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा इन लेंथ L. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, n मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय L. These are the number of electrons. So total charge in length L of a conductor, total charge कितना होगा, number of electrons हो गए हमारे पास. So हमने पढ़ा था Q equal to NE. तो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, अभी हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज चैप्टर 1 में. Q is equal to NE, वही किया. Q is equal to number of electrons N into A into L into E. Q equal to NE. तो ये क्या आ गया, टोटल चार्ज हो गया. ठीक है. अब all the electrons which enter the conductor at right hand will pass through the conductor at left hand. जो इलेक्ट्रॉन्स हमने यहां से सपोज राइट हैंड से यहां पर अंदर आए तो वो लेफ्ट हैंड से बाहर निकल जाएंगे. ऐसा ही होता है. ठीक है ना. सो टाइम कितना लेंगे, बेसिकली वो यहां से लेकर इलेक्ट्रॉन्स यहां तक ड्रिफ्ट होने में कितना टाइम लेंगे. टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, जितने यहां से अंदर एंटर करेंगे उतने यहां से बाहर पास कर जाएंगे. तो कंडक्टर का डिस्टेंस क्या होगा, कंडक्टर की लेंथ L डिवाइड बाय स्पीड. किस स्पीड से मूव कर रहे हैं, ड्रिफ्ट से मूव कर रहे हैं, ड्रिफ्ट स्पीड से, Vd से. सो टाइम इज L अपॉन Vd. क्लियर. सो करंट क्या होता है हमारे पास, Q अपॉन T. करंट क्या होता है, Q अपॉन T. तो Q की वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली थी, टोटल चार्ज. और टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, Q की और T की इसमें. तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी I is equal to NEAVD, where I is the current, N is the number density, is charge, A is area, V is the drift velocity. So हमारे पास करंट आ गया, उससे हम करंट डेंसिटी भी निकाल सकते हैं. करंट पर यूनिट एरिया, एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, करंट डेंसिटी आ जाएगी. बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये. I is equal to NEAVD और J is equal to, J में क्या हो जाएगा, I अपॉन A हो जाएगा. J is equal to NEVD और वेक्टर फॉर्म में J वेक्टर is equal to NEVD वेक्टर. क्लियर. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. So next is deduction of Ohm's law from these relations. So when a potential difference V is applied across the length L of a conductor, the drift velocity
in terms of potential will be. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी हमने पढ़ा था, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम सिर्फ यहाँ पर, या मैंने कुछ बोल्ड लेटर्स में नहीं लिखा, देखो वेक्टर नहीं है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, नो डायरेक्शन. सो वी डी इज ई ई टाउ बाय एम. तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं पोटेंशियल की टर्म्स में कैसे लिख सकता हूँ, ई इज इक्वल टू वी अपॉन एल. तो मेरे पास ये क्या आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. और अभी हमने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन पढ़ा कितना, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, वेयर वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. So putting the value of Vd in above expression, ऊपर वाली एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करेंगे. सो I is NEA Vd की वैल्यू पुट कर देंगे किसमें, I is equal to NEA Vd वाले फॉर्मूला में. तो यहाँ पर बेसिकली I भी आ गया और V भी आ गया, और हमें क्या निकालना है, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ करना है. तो V अपॉन I कर देंगे इस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला में V अपॉन I निकाल लेंगे, V अपॉन I. तो ये V अपॉन I इज इक्वल टू ये बच गया. अब इसमें क्या है, मास है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिलैक्सेशन टाइम है, एरिया है. एवरीथिंग हियर इज कांस्टेंट. सारी चीज क्या है, एक फिक्स्ड टेम्परेचर के लिए सारी चीज क्या है, कांस्टेंट है. जब सारी चीज कांस्टेंट है, फिक्स्ड टेम्परेचर है, सब चीज कांस्टेंट है, तो V by I इज इक्वल टू कांस्टेंट. सो व्हाट इज दिस कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, और इसकी वैल्यू है ml अपॉन ne स्क्वायर टाउ a. तो V by I इज इक्वल टू आर, जो हमने ओम्स लॉ पढ़ा था कि V अपॉन I की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो यहाँ भी कांस्टेंट ही आई, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए ये सारी चीज कांस्टेंट है, ठीक है. और इसकी वैल्यू क्या होगी, रेजिस्टेंस. तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर पाए. रेजिस्टेंस की वैल्यू ये है. हमने वहां क्या पढ़ा था, रेजिस्टेंस क्या है, प्रीवियस लेक्चर में R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है, पढ़ा था ना, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. रो क्या था वहां, रेजिस्टिविटी. तो देखो यहाँ भी आ रहा है R इज इक्वल टू समथिंग एल अपॉन ए. तो ये जो लेफ्ट आउट पोर्शन है m अपॉन एन स्क्वायर टाउ, ये क्या होगा, दिस इज रेजिस्टिविटी, ठीक है. सो रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम. और हमने ये पढ़ा था R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और अभी ये भी देखा हमने R क्या है, एम एल अपॉन एन स्क्वायर टाउ ए. दोनों R को कंपेयर करूंगा तो मेरे पास रेजिस्टिविटी कितना आ गया, m अपॉन एन स्क्वायर टाउ. वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. इस फॉर्मूला के ऊपर बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. रो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिलैक्सेशन टाइम. क्योंकि बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये फिर भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, ठीक है. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए ये सब कांस्टेंट होगा, पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो हम सेम ही रहेगा. नंबर डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है. कंडक्टर्स में अलग होता है, टेम्परेचर चेंज करने पे अलग होता है, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर चेंज करने पे अलग होता है, इंसुलेटर में टेम्परेचर चेंज करने पे अलग होता है, ठीक है. तो हम रेजिस्टिविटी बेसिकली चेंज होती है इनके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ n, इन टर्म्स ऑफ टाउ. सो हियर आल्सो रो इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ कंडक्टर बट डिपेंड्स ऑन टू पैरामीटर्स. कौन से दो पैरामीटर्स पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है, हमने वहां पढ़ा था जब हम ओम्स लॉ कर रहे थे, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, ठीक है. तो नेचर ऑफ कंडक्टर डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता. तो यहाँ भी कुछ लेंथ या एरिया कोई डायमेंशन नहीं है. रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्टर, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, एंड सेकंड इज रिलैक्सेशन टाइम. तो इन दो चीजों पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आई एम सेइंग अगेन, रो इक्वल टू m अपॉन एन स्क्वायर टाउ. सो हम एक और चीज निकाल सकते हैं इससे, रिलेशन बिटवीन J, सिग्मा एंड E. हम पहले भी निकाल चुके हैं, J इज इक्वल टू सिग्मा E ओम्स लॉ से. तो हम यहां से करते हैं. सो फॉर एन इलेक्ट्रॉन वी नो चार्ज इज इक्वल टू माइनस E. ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया. सो J अभी हमने I इज इक्वल टू NeVd निकाला था, उससे J निकाला था NeVd. सो NeVd, E क्या है यहाँ, Q चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो कितना होगा, N इंटू माइनस E इंटू Vd. तो इनकी वैल्यू पुट कर देंगे. हमारे पास J एक यहाँ वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ये माइनस साइन कंसीडर कर रहे हैं हम, ठीक है ना. J बोल्ड लेटर्स में लिखा है, और यहाँ क्या है Vd, और Vd क्या है यहाँ पर, वेक्टर क्वांटिटी है. जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. सो J इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाउ बाय m इंटू E. एंड व्हाट इज दिस एन स्क्वायर टाउ बाय m, अभी हमने रेजिस्टिविटी निकाला m अपॉन एन स्क्वायर टाउ. सो दिस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी. सो ये इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी आया, 1 अपॉन रो आया, और 1 अपॉन रो को हम सिग्मा भी लिख सकते हैं कंडक्टिविटी. तो यहाँ इस फॉर्मूला से क्या आ जाएगा, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E, और ये हम पहले भी निकाल चुके हैं, J इज इक्वल टू सिग्मा E. और इसको सिग्मा को अगर रो के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो E इज इक्वल टू रो J. रिमेंबर दिस J एंड E आर वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई
मैंने इसको बोल्ड लेटर्स में लिखा है जे और ई को। तो ये भी एक रिलेशन है। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला जो डेरिवेशन था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने निकाला था, ये किससे आया था? एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाउ से आया था, और एक्सीलरेशन क्या था? माइनस ई बाय एम। तो इससे हम रिलेशन भी निकाल सकते हैं जे सिग्मा और ई का। तो ये 3-4 छोटे छोटे टॉपिक्स थे बेटा, इसमें से कोई भी डेरिवेशन आपको पूछा जा सकता है। ठीक, बहुत इजी है, आप खुद से एक बार कॉपी पे सॉल्व करोगे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज द ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। रिमेंबर हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था। सो एक और स्मॉल टॉपिक इसी के बेसिस पे, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। ठीक है, so what is mobility? The conductivity of any material is due to mobile charge carriers. The mobility of a charge carrier is the drift velocity acquired by it in a unit electric field. So mobility क्या होता है? Basically that is drift velocity per unit electric field. और mobility को हम किससे डिनोट करते हैं? म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, that is not u, that is म्यू। मोबिलिटी को किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। तो मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है। ठीक है, किसी भी चार्ज के लिए, क्यू लिखा है यहाँ, इलेक्ट्रॉन नहीं है, किसी भी चार्ज के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो मोबिलिटी का फॉर्मूला आ जाएगा ई टाउ बाय एम। ई या यहाँ पर बेसिकली क्या होगा? क्यू टाई बाय एम। किसी भी चार्ज के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा? ई टाउ बाय एम। ठीक है, फॉर एनी चार्ज दैट इज क्यू टाउ बाय एम। क्योंकि मोबिलिटी तो किसी भी चार्ज कैरियर की हो सकती है। कोई भी चार्ज कैरियर अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर डिवाइड कर दें, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव कर रहा है, चाहे वो नेगेटिव चार्ज है चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी कुछ मोबिलिटी होगी। ठीक है, कितनी? चार्ज मल्टीप्लाई बाय रिलैक्सेशन टाइम डिवाइड बाय मास ऑफ दैट पार्टिकल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होगा? ई टाउ बाय एम। रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी। तो अब हमें मोबिलिटी निकाल लिया, मोबिलिटी और कंडक्टिविटी में हम रिलेशन निकाल सकते हैं। हमें पता है, अभी हमने कंडक्टिविटी पढ़ा कितना था? एन स्क्वायर टाउ बाय एम। ठीक, तो इसको अगर हम सेपरेट कर देंगे, ई टाउ बाय एम इंटू ई एन। सो व्हाट इज दिस ई टाउ बाय एम? अभी हमने पढ़ा, दैट इज मोबिलिटी। सो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, सिग्मा इज इक्वल टू एन ई म्यू, एन ई इंटू दिस म्यू, दैट इज अ रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी। बेटा ये सारे छोटे छोटे जो मैं टॉपिक्स करा रहा हूँ बहुत इजीली आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे बोल देंगे कि अगर आपका मोबिलिटी इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो कंडक्टिविटी पे कुछ फर्क पड़ेगा? तो यस, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, बिकॉज एक रिलेशन पढ़ा हमने, कौन सा? सिग्मा इज इक्वल टू एन ई म्यू। सो ये कंडक्टिविटी और मोबिलिटी के बीच में क्या है? रिलेशन है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। ये भी रिलेटेड टॉपिक है, इसलिए इसके साथ ही पढ़ा रहा हूं मैं। हमने पढ़ा रेजिस्टिविटी क्या होता है? एम अपन एन स्क्वायर टाउ। अब ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत सारे आने वाले हैं, ये जो मैं अगली 2 स्लाइड्स में पढ़ाऊंगा, और आज का लास्ट टॉपिक रहेगा ये, रो इज इक्वल टू एम स्क्वायर एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ। सो डिफरेंट केसेस में क्या होगा? मेटल्स के केस में टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा रेजिस्टिविटी? सो फॉर मेटल्स द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जो मेटल्स होते हैं उसमें नंबर डेंसिटी इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर की। ठीक है, so if the temperature increases the thermal speed of electrons increases। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो थर्मल स्पीड इलेक्ट्रॉन्स की इंक्रीज हो जाएगी। consequently the free electron collide more frequently with metal ions, the mean collision time decreases। तो बेसिकली क्या है? मेटल्स में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो हैपहैज़र्डली वो बहुत तेज तेज इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग जाएंगे। जितनी तेज मूव करेंगे उतनी ज्यादा कोलिजन होगा, तो जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना कोलिजन के बीच में टाइम कम हो जाएगा ना। रिलैक्सेशन टाइम जो हम बोल रहे थे, टाइम बिटवीन टू कोलिजन, जितना ज्यादा कोलिजन होगा जल्दी जल्दी उतना टाइम कम हो जाएगा कोलिजन के बीच में, मतलब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। एन सेम ही रहता है, मेटल्स में रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो दैट इज व्हाई द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस एंड कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या हुआ? रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया, एन की वैल्यू सेम रही, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी हमारे पास? इंक्रीज होगी। रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी तो हम बोल सकते हैं कंडक्टिविटी उससे अपोजिट होती है, तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। तो डायरेक्ट आपसे पूछ लेते हैं व्हाई द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। तो आपको लिखना पड़ेगा कि ड्यू टू दिस रिलेशन एज द नंबर डेंसिटी रिमेन सेम and does not depend on temperature but relaxation time decreases with increase in temperature for metals, क्योंकि collision बहुत जल्दी होने लग जाता है। ठीक है, because the electrons are very large in number। So for metals the resistivity increases। For most metal resistivity increases linearly with increase in temperature
अराउंड एंड अबव रूम टेम्परेचर। और किस तरह से रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, इस फॉर्मूला से इंक्रीज होती है, रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, वेयर अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है, विच में बी डिफाइंड एज इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, टी नॉट क्या है हमारे पास, टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस, टी इज टेम्परेचर एट टी डिग्री सेल्सियस, जिस भी टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर पे हम इंक्रीज करेंगे। तो हमारे पास ये क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी आ गया। एक नोट है, एलॉय हैव हाई रेजिस्टिविटी, एलॉयज की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अ प्योर मेटल हैज स्मॉल रेजिस्टिविटी व्हाइल एन एलॉय हैज some residual resistivity. This fact can be used to distinguish between a pure metal from an alloy. So alloy और pure metal में यही फर्क होता है, alloy में जीरो टेम्परेचर पे भी कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी होती है, बट मेटल्स में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रेजिस्टिविटी होती है, तभी तो हम कहते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। So as we know, resistance is directly proportional to resistivity. Resistance is equal to rho L upon A होता है। So for a constant ln A, resistance is directly proportional to resistivity. So जो फॉर्मूला हमने रेजिस्टिविटी के लिए ये पढ़ा टेम्परेचर वाला, वही रेजिस्टेंस के लिए भी वैलिड होता है। ठीक है, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस इन टर्म ऑफ टेम्परेचर। So where RT is resistance at T degree Celsius, R naught is resistance at 0 degree Celsius, and T is the small t is the rise in temperature. ये T minus T naught की जगह ये क्या है, rise in temperature है, T minus T naught, इसकी जगह small t भी लिख सकते हैं, that is rise in temperature. So this is the temperature dependence of resistivity. So variation of resistivity of copper and nichrome. देखो एक metal है और एक alloy है, इनका वेरिएशन बता रखा है, ये मेटल का है और ये एलॉय का है। एलॉय में 0 डिग्री सेल्सियस पे कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी है, पर मेटल्स की 0 डिग्री सेल्सियस पे, सॉरी 0 डिग्री केल्विन पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी 0 है मेटल्स के केस में, बट इन केस ऑफ एलॉयज देयर इज सम रेसिडुअल रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री केल्विन। क्लियर, तो एलॉयज और मेटल्स की ये रेजिस्टिविटी का ग्राफ है। सो रेजिस्टिविटी इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, in case of insulator and semiconductor the relaxation time does not change with the temperature. relaxation time change नहीं होता, किस केस में, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केस में टेम्परेचर चेंज करने में, बट द नंबर डेंसिटी इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बट नंबर डेंसिटी, जैसे मैं आपको आगे पढ़ेंगे, लास्ट यूनिट है जो क्लास 12 का सेमीकंडक्टर, उसमें और क्लियर होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे कैसे नंबर डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है ना, नंबर डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाएगा, नंबर डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, बट टाउ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब नंबर डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी एक्सपोनेंशियली विद टेम्परेचर। तो ये था सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का केस। ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीजेज। जो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आयंस के बीच में अट्रैक्शन कम हो जाती है। ठीक है, उसके बीच में विस्कस फोर्स, विस्कोसिटी भी उसके बीच में कम हो जाती है, तो आयंस फ्रीली मूव करने लग जाते हैं। फ्रीली जब मूव करने लग जाते हैं तो कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है, और रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। सो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इलेक्ट्रोलाइट के आयंस बहुत इजीली मूव करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, या हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। सो ये कुछ डिपेंडेंस थी मेटल्स का, सेमीकंडक्टर का, इंसुलेटर का, इलेक्ट्रोलाइट का, change in resistivity with temperature. So here is one question, why alloy like constantan and मैग्नीनिन are used for standard resistors. resistors बनाने के लिए हम alloy क्यों यूज करते हैं, यही सब, उसकी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी रहती है, उसका लो टेम्परेचर कोफिशिएंट रहता है। ठीक है, उसका लीस्ट अफेक्टेड एटमॉस्फेरिक कंडीशन से लीस्ट अफेक्टेड होता है, और कॉन्टैक्ट पोटेंशियल उसका बहुत कम होता है। ठीक है, तो मुझे लगा ये आपको बता देना चाहिए, आप इसको ये लर्न कर सकते हैं। दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। कंसेप्ट क्या था, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का कंसेप्ट था। सो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या मैंने बोला, डिक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ, तो उसका ये ग्राफ आएगा, रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर विद टेम्परेचर। ठीक है, कैसे वेरी करेगी, ऐसे वेरी करेगी। सो लास्ट टॉपिक इज लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का कुछ लिमिटेशंस है, क्या लिमिटेशन होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके बीच में ज्यादा कुछ है नहीं आपको समझाने के लिए, आप इजीली आप पढ़ सकते हैं। नॉन ओमिक कंडक्टर और ओमिक कंडक्टर क्या होता है। सो इन ओमिक कंडक्टर विच ओबेज ओम्स लॉ, ओमिक कंडक्टर नाम से ही पता चल रहा है ओमिक कंडक्टर कौन से होंगे, विच ओबेज ओम्स लॉ। दोज
वेयर द प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ V एंड I होल्ड्स, जहां पर V और I की प्रोपोर्शनैलिटी होल्ड होगी, मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे. Also where the V and I graph is a straight line passing through origin. So this is an example of ohmic conductors. Ohmic conductor में क्या है, VI ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है प्योर मेटल के लिए या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद कॉपर इलेक्ट्रोड्स के लिए. ठीक है, तो ये कैसे कंडक्टर हैं, ओमिक कंडक्टर्स हैं. नेक्स्ट इज नॉन ओमिक कंडक्टर. नॉन ओमिक कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, द रेजिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट एंड इट इज करंट डिपेंडेंट. तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं होगा, मतलब V बाई आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट नहीं होने वाला. दैट मीन्स रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होने वाला इसमें. ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस होता है. VI रिलेशनशिप इज नॉट लीनियर, VI रिलेशनशिप लीनियर नहीं होगी. VI ग्राफ डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होगा ऐसा जरूरी नहीं है. एग्जाम्पल्स आर मेटेलिक कंडक्टर, PN जंक्शन डायोड, थायरिस्टल, गेरियम आर्सेनाइड. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर. हियर दिस इज द नॉन ओमिक बिहेवियर. ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है, यहाँ से कर्व आ रहा है, ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है. या फिर ये PN जंक्शन डायोड है. यूनिट 9 लास्ट यूनिट में, क्लास 12 का लास्ट चैप्टर में मैं आपको ये पढ़ाऊंगा PN जंक्शन डायोड. ये भी एक तरह का क्या है, नॉन ओमिक कंडक्टर है. ठीक है, सो ओमिक कंडक्टर विच ओबेज ओम्स लॉ, नॉन ओमिक कंडक्टर विच डू नॉट ओबेज ओम्स लॉ. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक. आई नो इट्स अ क्वाइट लॉन्ग टॉपिक, बट बेटा ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड थी, इसलिए मैंने एक ही लेक्चर में आपको बताया है. तो इसको एक बार कॉपी पे आराम से आप लोग सॉल्व करना. ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाली डेरिवेशन, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% श्योर एग्जाम में कंसेप्चुअल क्वेश्चन में पूछा जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. थैंक यू.